समीर सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आराध्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल के अंदर। जय भारत। प्रेजेंट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। बायोलॉजी वाले बच्चे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। मैथ्स वाले बच्चों के लिए नया टर्म है, मैथ्स वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करते हैं। मतलब जो बच्चे बोलते हैं ना कभी कभी, मतलब हम लोग हमारी सोसाइटी के आसपास ऐसा सुनते हैं कि यार ये बच्चा उसके पापा पे गया है, ये इसकी मम्मी पे गया है, बराबर। तो कहने का मतलब ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करने का काम है वो न्यूक्लिक एसिड्स का होता है। ये किसी भी स्पीशीज की आइडेंटिटी को मिलियंस ऑफ ईयर्स तक संभाल के रख सकते हैं, बराबर। तो पहले दो पॉइंट्स लिख देते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स which are responsible for passing genetic information from one generation to other, एक जनरेशन में से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को दूसरी जनरेशन में पास करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ या रिस्पॉन्सिबल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिटी। दे आर responsible for maintenance of identity of any species for millions of years तक किसी भी स्पीशीज के आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो केमिकली ये पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है वो समझाता हूं। दे आर पॉलीमर्स ऑफ, जैसे प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स है ना, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स हैं, इसीलिए इनको हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। इसीलिए हम इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोलते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर आपके पास तीन चीजें होती है। ईच न्यूक्लियोटाइड हैव थ्री components। हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है नाइट्रोजीनियस बेस। पहला है नाइट्रोजीनियस बेस, मतलब इस बेस के अंदर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होता है। दूसरा है पेंटोज शुगर, या इसको आप कभी कभी शुगर भी बोलते हो। और तीसरा जो है वो है फॉस्फेट ग्रुप। मतलब समझो जो न्यूक्लियोटाइड है वो तीन चीजों से बना है, नाइट्रोजीनियस बेस, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। क्लियर हो रहा है? तो इन तीनों को कंबाइन करो तो न्यूक्लियोटाइड मिलता है। इस न्यूक्लियोटाइड को बहुत बार कंबाइन करो तो न्यूक्लिक एसिड मिलता है। चलिए अब एक एक कंपोनेंट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि नाइट्रोजीनियस बेस क्या होता है। चलो बच्चों, नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में समझते हैं, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं आपको नाइट्रोजन जो है वो देखने को मिलेगा। साथ साथ में इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो ये बेसिक होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजीनियस बेस जो है बच्चों वो आपके दो क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। जो नाइट्रोजीनियस बेस है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
पहले बात करते हैं नाइट्रोजीनियस बेस की, मतलब इसके स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट होगा। तो नाइट्रोजीनियस बेस की बात करें तो जो पहला बेस है उसके अंदर हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बराबर। इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ये है प्यूरिन। चलिए नाम पहले लिखते हैं, यहाँ पर है प्यूरिन और यहाँ पर है पीरिमिडीन। दो टाइप के नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, एक है प्यूरिन और दूसरा है पीरिमिडीन। अगर मैं प्यूरिन की बात करूं तो प्यूरिन के अंदर दो रिंग्स होती हैं, एक है 6 मेंबर्ड रिंग और दूसरा है आपका 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। एक है 6 मेंबर्ड रिंग और दूसरा आपका है 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग और दूसरा है 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर तीन जगह पे नाइट्रोजन होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। ये आपका 6 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड रिंग का फ्यूज्ड वर्जन है। अगर हम पिरिमिडीन की बात करें तो पिरिमिडीन में सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग ही होती है, ठीक है। उसके अंदर आपकी 5 मेंबर्ड रिंग नहीं होती है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो है वो आपका पिरिमिडीन। अब देखो नाम याद कैसे रखोगे, जो उसका नाम छोटा है वो रिंग बड़ी है और जिसका नाम बड़ा है वो उसकी रिंग छोटी है। इसके अंदर दो बेसिस होते हैं, पहला है एडेनिन जिसको सिंबॉलिकली लिखते हैं ए, और दूसरा है गुआनिन जिसका सिंबल है जी। पिरिमिडीन की बात करें तो यहाँ पर पिरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल, और थायमिन, ठीक है। तीन बेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। अब आपको याद कैसे करना है, तो इसके लिए ट्रिक याद रखो, प्योर एज एजी। एजी क्या होता है, सिल्वर, ठीक है। प्योर एज सिल्वर, प्योर, प्यूरिन एजी, एडेनिन जी, गुआनिन, ठीक है। और इसको क्या याद रखोगे, कट प्यूरिन, ठीक है। देखो प्यूरिन को इधर से कट कर दो तो पिरिमिडीन आएगा। अब कट मतलब साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, ठीक है। इस ट्रिक की मदद से आप बहुत ही आसानी से नाइट्रोजीनियस बेसिस को याद कर सकते हो। अब दूसरा जो कंपोनेंट है बच्चों वो है शुगर्स, पेंटोज शुगर्स या शुगर्स, उसकी बात करते हैं। हमने पढ़ा ना कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से बना होता है, पहला होता है नाइट्रोजीनियस बेस, दूसरा होता है शुगर और आपका तीसरा जो कंपोनेंट है वो है आपका फॉस्फेट ग्रुप। तो नाइट्रोजीनियस बेस हो गया। अब शुगर्स की बात करते हैं, तो शुगर्स के लिए आप फ्रक्टोज को याद करो। फ्रक्टोज के अंदर आपने इस तरीके का फ्यूरान रिंग बनाया था, उस फ्यूरान रिंग को आप एक बार वापस से बना लो इधर, ठीक है। अब फ्यूरान में ये जो दो शुगर्स हैं उसके अंदर बहुत ही बेसिक डिफरेंस है। सबसे पहले तो एंटेना लगा दो इधर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इधर आपका OH H, ठीक है। इधर आपका H H OH OH और यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं है, CH2OH H, क्लियर है। इसको हम लोग बोलते हैं बीटा डी राइबोज, बीटा डी राइबोज। देखो H जो है वो नीचे है तो ये बीटा हो गया। अल्फा लिखना होगा तो उसके ऊपर लिखना होगा, और जो दूसरा शुगर यहाँ पर प्रेजेंट होता है उसके अंदर खाली एक ही फर्क है, यहाँ पर बाकी सब एज इट इज। यहाँ पर आपका 2 पोजीशन के ऊपर से ऑक्सीजन हट गया है, इसीलिए इसको बोलेंगे बीटा, ठीक है। डी 2 डी ऑक्सी राइबोज, बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर्स, ठीक है। ये दो तरीके के शुगर्स है वो प्रेजेंट होते हैं। देखो ये है राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA और ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड DNA। DNA के अंदर ये शुगर प्रेजेंट होता है, RNA के अंदर ये वाला शुगर प्रेजेंट होता है, बराबर। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ध्यान से देखो तो सेकेंड नंबर के कार्बन के ऊपर इधर ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए डीऑक्सी राइबोज जो है वो लिखा गया है। जो थर्ड है वो है आपका फॉस्फेट ग्रुप। जो थर्ड है वो क्या है बच्चों, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस,
पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस में 4 ऑक्सीजन को इधर पहले तो लिख दो, फॉस्फेट ग्रुप PO4-3 होता है। फॉस्फोरस का वैलेंसी 5 होता है, यहाँ पे माइनस 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 इस तरीके का चीज आएगा, ठीक है ना। नहीं याद हो तो आप लोग देखो फॉस्फोरिक एसिड आप H3PO4 लिखते हो ना, ठीक है, तो PO4-3 आएगा। चलो अब यहाँ पर आपने 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, बराबर। अब आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों, वो ये है कि डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर 5 में से 4 बेस ही होता है, ठीक है। अगर हम डीएनए की बात करें और अगर हम आरएनए की बात करें तो डीएनए और आरएनए में 4 बेस ही प्रेजेंट होते हैं। जो एक बेस होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, एक बेस जो है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पर GAC मतलब 3 बेसिस जो है वो कॉमन होते हैं, गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन, ये तीनों में ही होता है, सॉरी दोनों में ही होता है, गुआनिन, ठीक है, एडेनिन, GAC, साइटोसिन, ये तीनों में ही प्रेजेंट होता है। अब याद रखना है कि डीएनए को T पसंद है, मतलब कि इसमें थायमिन जो है वो प्रेजेंट होता है, और आरएनए को U पसंद है, मतलब कि इसके अंदर यूरासिल होता है। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि डीएनए को T पसंद है और आरएनए को U पसंद है। आपकी बात नहीं हो रही है, इंग्लिश अल्फाबेट U की बात हो रही है, ठीक है। तो बाकी के जो एक बेस रह गया वो एब्सेंट होता है, ठीक है। कौन सा रह गया इसके अंदर, सोचो, इसके अंदर यूरासिल रह गया और इसके अंदर कौन सा रहेगा, तो इसके अंदर थायमिन रह गया। क्लियर हो रहा है? ये 4 बेस जो है वो डीएनए और आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको खास याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। चलो बच्चों, अब डीएनए और आरएनए की बात करी है तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ लेते हैं कि डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। डीएनए और आरएनए के अंदर, डीएनए और आरएनए, तो डीएनए की बात करें तो डीएनए के पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, इस तरीके का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो देखा होगा, ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, बराबर। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर अगर नहीं देखा है तो चिंता मत करो, मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। इट हैज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डीएनए के पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, डीएनए के पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इसकी आरएनए की बात करें तो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर इज प्रेजेंट, और यहां पर कौन सा प्रेजेंट होता है, राइबोज शुगर, ठीक है। आरएनए की बात करें तो इसके अंदर राइबोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, सॉरी न्यूक्लियस ऑफ द सेल के अंदर पाया जाता है। दिस इज फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और ये जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल का ही पार्ट होता है। यहाँ पर 4 बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ए जी सी टी, डीएनए को टी पसंद है ना, और यहाँ पर आरएनए को यू पसंद है, तो ए जी सी और यू, इतने 4 बेसिस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो रहा है? ये हो गया डीएनए का 4 डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस ये है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब है जनरेशन टू जनरेशन जो प्रॉपर्टीज कैरी फॉरवर्ड होती है ना, उसको हेरिडिटी बोला जाता है। मतलब ये किसी भी स्पीशीज की आइडेंटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आइडेंटिटी,
रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द स्पीशीज। यहां पर जो है वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस के अंदर प्रेजेंट होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन्स सिंथेसिस, आरएनए जो है वो प्रोटीन्स की सिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होता है। बट याद रखना, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेज होता है वो आरएनए को डीएनए ही देता है। बट द मैसेज फॉर दिस इज गिवन बाय डीएनए। आरएनए जो है वो प्रोटीन को बनाता है, वो बात सही है, लेकिन इस प्रोटीन को बनाने के लिए आरएनए को जो मैसेज है वो कौन देता है? तो वो देता है आपको डीएनए। क्लियर है? चलो अब हम न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझते हैं। देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो किस में से बना हुआ होता है? तो वो न्यूक्लियोटाइड में से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड किस में से बना होता है? तो वो 3 चीजों में से बना होता है, बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो अब हम समझते हैं कि बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलके कैसे न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। उसको समझने से पहले हम लोग न्यूक्लियोसाइड समझते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। तो याद रखो कि न्यूक्लियोसाइड जो है वो 2 चीजों से बनता है। पहला है बेस और दूसरा है शुगर। बेस और शुगर। तो न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो जब किसी शुगर के 1 नंबर के कार्बन के ऊपर, शुगर के मतलब राइबोस शुगर भी हो सकती है या डीऑक्सीराइबोस शुगर भी प्रेजेंट हो सकती है, उसके 1 नंबर के कार्बन के प्रेजेंट के ऊपर OH ग्रुप की जगह पे बेस प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। चलो समझते हैं। तो शुगर ड्रॉ करना है तो आपको फ्यूरन ड्रॉ कर देना है। 1 नंबर के कार्बन के ऊपर OH की जगह पे आपको यहाँ पर बेस लगा देना है। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज ही है। तो यहाँ पर अगर डीऑक्सीराइबोस या राइबोस के शुगर के अंदर 1 नंबर के कार्बन के ऊपर अगर OH ग्रुप को हटा के बेस लगा दिया गया है, OH ग्रुप को हटा करके बेस लगा दिया गया है, तो जो स्पीशीज मिलते हैं उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड when OH group of C1 is replaced by any base in ribose or deoxyribose sugar। राइबोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर के अंदर जो 1 नंबर का कार्बन है उसको बेस से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो चीज मिलती है वो है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। कैसे? तो इसके अंदर तीनों चीजें होती है, बेस, शुगर, फॉस्फेट। ठीक है, अब आप जानते हो कि बेस और शुगर तो क्या बताता है? न्यूक्लियोसाइड। तो कहने का मतलब कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर आपका फॉस्फेट लिंक ज्वाइंट हो जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड बना देता है। ठीक है, तो जब बेस 1 नंबर के कार्बन के ऊपर हो और फॉस्फोरिक ग्रुप, ठीक है, फॉस्फोरिक ग्रुप 5th नंबर के कार्बन के ऊपर हो, किसके? शुगर के, तो जो चीज मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड। समझना, यहां पर पहले न्यूक्लियोसाइड ले लेता हूं मैं। तो न्यूक्लियोसाइड में यहाँ पर 1 नंबर के कार्बन के ऊपर बेस है जिसके बारे में आप जानते हो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है। यहाँ पर H, यहाँ पर आपका H, OH, यहाँ पर आपका OH। अब यहाँ पर जो CH2OH था ना, उसकी जगह पे मैं फॉस्फेट ग्रुप को लगा रहा हूँ। ठीक है, उसकी जगह पे मैं किसको लगा रहा हूँ? फॉस्फेट ग्रुप को।
तो यहाँ पर अगर आपने फॉस्फेट ग्रुप को लगा दिया तो जो चीज निकल करके आएगी उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो समझो बच्चों, न्यूक्लियोटाइड जो है वो किस में से बना है? न्यूक्लियोसाइड में से। ये न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे कंबाइन होंगे तब वो किस में कंबाइन हो जाते हैं? न्यूक्लिक एसिड में। क्लियर हो रहा है? अच्छा, आप कोई पूछेगा सर न्यूक्लियोसाइड किस में से बना है? तो बेस शुगर में से। न्यूक्लियोटाइड किस में से बना है? तो बेस शुगर और फॉस्फेट में से। ठीक है, तो बेस शुगर को कंबाइन करके न्यूक्लियोसाइड बनाओ, उसके अंदर फॉस्फेट को कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड बनाओ, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके आप न्यूक्लिक एसिड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो चलो अब हम न्यूक्लिक एसिड्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं। समझो बच्चों, अगर आपको कोई पूछे कि न्यूक्लिक एसिड्स किस में से बने हुए होते हैं तो आप लिखोगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट जो है न्यूक्लिक एसिड्स का वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपका किस तरीके से अमीनो एसिड्स बनाते हैं या डीएनए आरएनए बनाते हैं उसको समझते हैं। बराबर, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर आपको कंबाइन करना है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डीएनए या आरएनए के, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि न्यूक्लिक एसिड ही डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए आरएनए का जो फंडामेंटल यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। जैसे प्रोटीन का फंडामेंटल यूनिट अमीनो एसिड है ना, ऐसे न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए का जो फंडामेंटल यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से बना है, बेस, शुगर, फॉस्फेट। बेस शुगर को न्यूक्लियोसाइड भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब न्यूक्लियोटाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप की मदद से बना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा केयरफुली आप स्टडी कर लीजिएगा। अब हम डीएनए और आरएनए कैसे बनते हैं वो समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड में से न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए आपको थर्ड नंबर के कार्बन को एक न्यूक्लियोटाइड के और फिफ्थ नंबर के कार्बन ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड के OH ग्रुप को रिप्लेस करना है। चलो पहले एक न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पतला सा लाइन में बना देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग हटा देते हैं, इसकी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पांचों की पांचों जगह पे हम लोग एंटेना ड्रॉ कर देंगे। तो ये बेसिकली दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? तो यहाँ पर बेस होना चाहिए, यहाँ पर H होना चाहिए, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर CH2OH की जगह पे क्या होना चाहिए? फॉस्फेट, तभी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा ना। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो इस तरीके से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड 1 हो गया। न्यूक्लियोटाइड के कार्बन्स को मार्क करो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। क्लियर है? अब नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड को देखना बच्चों, मैं लिंकेज कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास बेस है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, H है, H है, यहाँ पर CH2O, P डबल बॉन्ड O, इस तरीके की चीज है, और यहाँ पर H है। अब समझना बच्चों, यहाँ पर इसके OH को हटा लो और इसके फॉस्फेट ग्रुप को ऊपर ले लो। यहाँ पर इसके फॉस्फेट ग्रुप को मैं ऊपर ले रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से तो वो भी समझ लो। यहाँ पर आपका फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर इस तरीके से ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये दोनों जो है, ये दोनों मतलब कार्बन नंबर 1 ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कार्बन नंबर 3 ऑफ न्यूक्लियोटाइड 1 प्लस कार्बन नंबर 5 ऑफ न्यूक्लियोटाइड 2 कंबाइन होते हैं और वो न्यूक्लिक एसिड या ब्रैकेट में लिखूं डीएनए या आरएनए को कंस्टिट्यूट करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होते हैं तब वो क्या बना देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर अब आप लिख सकते हो कि कार्बन नंबर 3 ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ न्यूक्लियोटाइड 2
combine with phosphate group to form polynucleotide और न्यूक्लिक एसिड और डीएनए आरएनए। डीएनए बनेगा कि आरएनए बनेगा वो शुगर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर राइबोज शुगर है तो आरएनए बनेगा और डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो डीएनए बनेगा। वो समझने वाली बात है, ठीक है। दिस लिंकेज इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर। यहाँ पर आपको फॉस्फो ग्रुप और दो एस्टर दिखेंगे तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। दिस लिंकेज इज कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। इस लिंकेज को हम लोग, जैसे अमीनो एसिड्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड से जुड़े होते हैं ना, या पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े होते हैं ना, ऐसे दो न्यूक्लियोटाइड जो है वो किससे जुड़े होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की मदद से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ क्या समझा दिया, फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉर्मेशन ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड। अब आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझ सकते हो कि भाई बहुत सारा एक बार ऐसा होगा, बराबर, तो क्या बन जाएगा आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में समझते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में समझते हैं। सॉरी, अमीनो एसिड नहीं, डीएनए, ठीक है। अमीनो एसिड का टॉपिक तो आपका पूरा हो गया। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो आपका दो तरीके का होता है, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड द अदर स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर of DNA and other is secondary structure of DNA. Structure of DNA. The first is primary structure. पहला जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, बराबर, बेसिक चीजें हैं। डीएनए के अंदर दो प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो डीएनए के अंदर अगर दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ लार्ज नंबर में एक डिफाइनेड स्ट्रक्चर में कंबाइन हो जाए तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, उस सीक्वेंस को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बोला जाता है। तो यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स एक दूसरे के साथ एक सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। हियर पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स आर linked with each other in sequence। वो एक दूसरे के साथ सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं। जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन अकर्स विद, यहां पर जो कॉम्बिनेशन होता है अकर्स विद, अभी देखा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, तो बॉन्ड जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ बनता है, बराबर। जो सेकेंड है दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल चलते हैं। चलो समझते हैं, ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। इस तरीके का जो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर चलता है उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हियर polynucleotide strands run anti-parallel to each other,
वो एक दूसरे से यहाँ पे पैरेलल चल रहे थे, तो वहां पर आपका एंटी पैरेलल चलते हैं एक दूसरे से। इस स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी बोला जाता है और डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कॉल्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये डीएनए में होता है, आरएनए में सिंगल होता है, कॉल्ड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो लिंकेज होती है वो कैसे होती है। तो हियर लिंकेज अकर्स बाय, हियर लिंकेज अकर्स बाय intermolecular H bonding between bases, intermolecular H bonding between two bases, between two bases। कौन कौन से बेसिस की पेयर होती है? तो वो होती है एडेनिन थायमिन और गुआनिन साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन थायमिन और गुआनिन साइटोसिन। याद रखो गुआनिन, यहाँ पर एडेनिन थायमिन और गुआनिन साइटोसिन। ओके, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। याद रखना बच्चों इस चीज को, गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 11th स्टैंडर्ड बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा बायोलॉजी वाले बच्चों ने। और यहाँ पर एडेनिन के और थायोनिन के बीच में, एडेनिन और थायोनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, G और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और A और T के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, इतनी चीज को आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर नोट भी लिख देंगे कि हियर देयर आर, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं एडेनिन और थायमिन के बीच में? तो एडेनिन एंड थायमिन जो है उनके बीच में 2 डबल बॉन्ड्स है, 2 डबल बॉन्ड्स between adenine and thymine। there are 3 double bonds, there are 3 double bonds। ठीक है, यहाँ पर 3 H bonds या 3 डबल बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड्स लिख सकते हैं, 3H2 H बॉन्ड लिख देते हैं। चलिए, there is double bond और 2 hydrogen bonds present between adenine and thymine। there are 3 hydrogen bonds present between guanine and cytosine। ठीक है, guanine cytosine के बीच में यहाँ पर आपके पास क्या होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझते हैं कि भैया न्यूक्लिक एसिड के एप्लीकेशंस क्या है, हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स क्या काम करते हैं। तो देखो बच्चों, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए। तो एक चीज तो आपको पता होगी कि भाई वो हेरिडिटी का काम करते हैं, वो जेनेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है ना उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड करने का काम करते हैं। उसके अलावा क्या काम करना है या क्या काम ये करते हैं वो हमें समझना होता है। चलो, तो एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। पहला पॉइंट, डीएनए जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द हेरिडिटी प्रॉपर्टीज, दैट इज इट पासेस जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग genetic information from one generation to other, from one generation to other। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
so they are responsible for maintaining the identity, of species for millions of years. किसी भी स्पीशीज की आइडेंटिटी को मिलियंस ऑफ इयर्स तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए। डीएनए के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी, डीएनए ऐसा कैसे कर सकता है? तो डीएनए के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो खुद को डुप्लीकेट कर लेता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसको डीएनए का रेप्लिकेशन बोला जाता है, ठीक है। दिस occurs due to replication of DNA means it duplicates itself during cell division। वो सेल डिवीजन के दौरान खुद को क्या कर लेता है? डुप्लीकेट कर लेता है। डीएनए प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, मतलब कि इट प्रोवाइड्स द मैसेज, डीएनए प्रोवाइड्स मैसेज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस टू आरएनए। प्रोटीन की सिंथेसिस को अकर करने के लिए आरएनए को वो मैसेज देता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस। फॉर दिस 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस होते हैं। देयर आर फॉर दिस 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस आर देयर। The first is mRNA, the second is cRNA and mRNA, इसके बाद है rRNA और उसके बाद है tRNA, ठीक है। M का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये मैसेज को पहले लिख लेते हैं, मैसेंजर आरएनए। उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए और टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। देखो, ये मैसेज क्रिएट करता है, ये मैसेज कन्वे करता है और ये मैसेज को ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसलिए मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ये 3 तरीके के आरएनए जो है वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आपका न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ डीएनए आरएनए का कंसेप्ट भी पूरा होता है और साथ साथ में चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी खत्म होता है। बच्चों देखो, इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है वो सबका सब क्वेश्चंस रिपीट है, इसीलिए मैं इसके वीडियोस आपको नहीं दे रहा हूं, आप लोग उसको खुद से करोगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन, प्रॉब्लम या ना समझ में ऐसी कोई चीज लगती है तो मुझे आप बताओगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, नोट डाउन कर लो।